हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में पीओएसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और एक दो क्वेश्चन हमने किया भी था। तो चलो आज की क्लास भी वहीं से कंटिन्यू करते हैं और एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे। देखो, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन देखने में बस बड़ा है, इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी। ड्राई ग्रीन एल्गी क्या है? एक प्लांट है। ड्राई ग्रीन एल्गी, एल्गी तो आप लोग जानते हैं ना, जो काई होती है पानी में जो होता है ना, उसको एल्गी बोलते हैं। तो ये क्या है? 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी जो होता है एब्जॉर्ब करता है 4.7 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2। ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है पर आवर बाई फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम में वो इतने मोल्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब करता है 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से। इफ द फिक्स कार्बन एटम्स आफ्टर फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब फिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फोटोसिंथेसिस के बाद किस रूप में स्टोर हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। वो स्टार्च का फॉर्मूला दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एल्गी। अब एल्गी को कितना टाइम लगेगा टू डबल इट्स ओन वेट, अपना वेट डबल करने के लिए। तो देखो, पहले इसका क्वेश्चन का मतलब समझो। आपने क्या किया? 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी लिया। आपने क्या किया? 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी लिया। अब क्या हुआ? इससे हमें क्या करना है? इससे हमें 2 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी बनाना है। 2 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी हम लोग को बनाना है। अब ये क्या कर रहा है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये क्या कर रहा है? CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये आप में स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, CO2 स्टोर कर रहा है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक, तो अब हमसे कह रहा है कि 1 ग्राम वो कंज्यूम करते करते 2 ग्राम एल्गी में कब कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहां पे एक चीज समझो, जो ये 2 ग्राम एल्गी बन रहा है, ठीक है, इसमें देखो, अब यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह कौन काम करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड 1 ग्राम एल्गी है, 1 ग्राम एल्गी ही यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी। ठीक, तो 1 ग्राम, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो यही डिसाइड करेगा कितना स्टार्च बनना है। तो जब इसका 1 ग्राम है तो इसका भी 1 ग्राम ही बनेगा स्टार्च। जैसे ही इतना हमें मिला, अब हमें क्या काम क्लिक कर गया कि अब हम पीओएसी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अब देखो, हमने क्या किया? अब ये ग्रीन एल्गी क्या कंज्यूम कर रहा है? CO2 कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब है अब हमने CO2 कंज्यूम कर रहा है और क्या बना रहा है? C6H10O5N। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कंज्यूम कर रहा है और क्या बना रहा है? स्टार्च बना रहा है। तो अब देखो, अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन एटम। अब आप कार्बन एटम पे POAC अप्लाई करो, कार्बन एटम पे POAC अप्लाई करो तो देखो क्या होगा। 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक मतलब इसका कोफिशिएंट 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, यहां पे देखो C कार्बन का 6N इंटू मोल्स ऑफ C6H10O5N। ठीक है, तो हमें देखो मोल्स निकालने हैं CO2 के।
CO2 के मोल्स निकालने हैं, क्योंकि अब CO2 के मोल्स ही हमसे पूछा है। क्या पूछा है? हाँ, मतलब CO2 कंज्यूम हो गया 2 ग्राम में एल्गी में कितने टाइम में बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 निकालो, तो ये 6n रह गया N2। अब इसका मोलर मास निकालो भाई, मोल्स निकालो। आप मोल्स निकालोगे तो क्या होगा? इसका दिया हुआ है कि स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हाँ, तो 1 उसका ये बन रहा है, तो 1 अपॉन इसके इसका वो निकालिए मोलर मास 162N। ठीक है, तो मोल्स यहां से क्या निकल गया? 6/162 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ CO2। ये क्या मिल गया? 3/27। ये हमारे पास मोल्स मिल गया। क्या मिल गया? सॉरी, वन बाई 27। ठीक है, 12 हाँ 1/27 मोल्स। अब देखो मोल्स हमको मिल गया CO2 का। अब क्वेश्चन में देखो एक चीज और दिया हुआ है कि 4.7 × 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2 कंज्यूम हो रहा है 1 घंटे में। तो क्या दिया हुआ है? 4.7 × 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2 ये कंज्यूम हो रहा है कितने में? 1 घंटे में। तो आपको निकालना कितना है? 1/27 मोल्स का। तो ये क्या होगा? 1/4.7 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1/27। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा उतना टाइम लगेगा 1 ग्राम ग्रीन एलगी से 2 ग्राम ग्रीन एलगी होने में। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना ही आवर आपको मिलेगा। समझ गए? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ा कीजिए और उसको ध्यान से एक बार करने की कोशिश कीजिए। खुद से जब तक नहीं ट्राई करेंगे बेटा, तब तक क्वेश्चंस होने वाले नहीं है। आपको खुद से ही अपने लेवल पे आपको क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ओके, चलो तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन जो होता है वो 5 ग्राम ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। अगर हम लोग इसको लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन से करेंगे तो हमारा जो कार्बन होगा ये हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट। तो उससे भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग POC से करना चाहते हैं तो POC से करते हैं इसको। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कितना % कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी ये हमको फाइंड करना है। तो अब देखो सबसे पहले चीज देखिए कि जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा। एक तो दिया ही है कि CO बनेगा, और भी कुछ बनेगा। और कार्बन ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी ही बनेगी, तो CO2 बनेगा। अब एक तो तरीका है कि इसको हम बैलेंसिंग करें, फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करें और उसको फिर सॉल्व करें। तो हम उतना काम नहीं करने वाले, हम लोग सीधे POC लगाते हैं और फिर देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है, पहले वो देख लेते हैं। 3 ग्राम ऑफ कार्बन है तो मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेंगे तो गिवन मास 3 और कार्बन का वेट कितना होता है? कार्बन का वेट कितना होता है? 12। तो ये क्या हो गया? 1/4 मोल्स कार्बन के आ गए। मोल्स ऑफ O2 निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा कि गिवन मास है 5 और 16 या 32। अब इन दोनों के मोल्स हमको मिल गए, लेकिन इनके हमें नहीं पता।
इनके हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि इसके ए मोल रिएक्ट कर रहे हैं और इसके बी मोल मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलो अब हम लोग यहां पे पीओएसी अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पीओएसी ऑन कार्बन एटम। आप किस पे अप्लाई कर रहे हो? कार्बन एटम पे पहले पीओएसी लगा लेते हैं। अब देखो यहां से क्या होगा, 1 × मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू, यहाँ दोनों में कार्बन है, 1 × मोल्स ऑफ CO प्लस 1 × मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या मिलेगा, ये तो आपको दिया हुआ है 1/4 इज इक्वल टू A प्लस B, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। अब आप ऑक्सीजन एटम पे POAC अप्लाई करो। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 × मोल्स ऑफ CO2 O2 इज इक्वल टू 1 × मोल्स ऑफ CO प्लस 2 × मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो इसका मोल्स हमें पता है, 2 × मोल्स ऑफ O2 5/32 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO A प्लस 2B। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आपको क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ से इन दो इक्वेशन से A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। तो A और B की वैल्यू फाइंड आप कर लीजिएगा। दो इक्वेशन और दो अननोन्स हैं, आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। ए और बी निकालने के बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निकालना है। तो देखो परसेंट ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंट निकालना है, तो है कितना, ये A मोल, और टोटल कितने हैं A प्लस B मोल्स, और परसेंट निकालना है इसलिए 100। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि आप बताओ कितना % आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो भी आप निकाल सकते थे B/A प्लस B × 100। या अगर दोनों पूछता तो आप एक निकाल लेते और दूसरे को 100 में से माइनस कर लेते, दूसरा निकल जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको आप सिंप्लीफाई जरूर कर लेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है और A और B की वैल्यू उठा के वहां रख देनी है। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो इसको बेटा। चलो बच्चों, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि जब कोई चीज़ आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आती है, या कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उसमें जो अनसर्टेनिटी आती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्निफिकेंट फिगर से। तो चलो इसको डिफिनीशन पहले लिख लो। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेटेड वैल्यू is indicated by mentioning the significant figures। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मेंशन करके उसकी अनसर्टेनिटी को बता सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब देखो जो सिग्निफिकेंट हमारे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, मैं अब शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आर मीनिंगफुल डिजिट्स। ये क्या होते हैं? मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है।
विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। Significant figures are meaningful digits which are known with certainty। ये आपको सर्टेनिटी के साथ पता होते हैं, ठीक है। द अनसर्टेनिटी is indicated by writing the uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digits, the last uncertain digits। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये वो मीनिंगफुल डिजिट्स है विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, जिसका कि सर्टेनिटी है, पता है कि ये होगा, जहां तक सर्टेन होगा वहीं तक ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं यूज। उसके बाद जो लास्ट डिजिट होता है वही हमारा अनसर्टेन डिजिट होता है। जैसे इसको ऐसे समझो कि आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो, क्या कर रहे हो, मेजरमेंट ले रहे हो, आपने मीटर स्केल लिया हुआ है, जो छोटा वाला मीटर स्केल होता है, इस पे आपके 1 2 3 4 5 6 मान लो छोटा वाला स्केल आपने लिया हुआ है। अब जैसे अब इस पे क्या होते हैं, इसके बीच में डिविजन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो छोटे पार्ट में बटा होता है। अब जैसे अगर आपको इसमें वैल्यू बतानी है, जैसे मान लिया ये हमारा 1 है और ये 1 2 3 है। अब देखो जैसे आपने कोई मेजरमेंट किया, आपने कोई चीज़ नापी, आपने उसकी वैल्यू बताई 1.3, आपने उसकी वैल्यू बताई 1.3। अब दूसरे बच्चे ने उसी से इसको उस स्केल से मेजर किया, उसने सही ढंग से स्केल को नहीं रखा और उसकी वैल्यू आ गई 1.4। फिर तीसरे बच्चे ने भी उसी को मेजर किया और उसकी वैल्यू आ गई 1.2। ठीक है, तो देखो ये जो डिजिट है, ये तो सर्टेन है, ये डिजिट क्या है, सर्टेन है। अनसर्टेनिटी कहां है, लास्ट डिजिट में। हमेशा जो अनसर्टेनिटी होती है लास्ट डिजिट में होती है, और वो अनसर्टेनिटी लगभग +-1 के आसपास होती है हमेशा। मतलब गलती होने के चांसेस क्या हैं, बस इतने ही है। कोई बच्चा उसको 1.3 कर सकता है, 1.4 कर सकता है, 1.2 कर सकता है, लेकिन कहिए कि 1.10 कर दे, इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। कोई मेजरमेंट करेगा तो उसको एक प्लेस में इधर उधर दिक्कत होगी ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये 1.3 था इसने 2 मेजर कर लिया, ऐसा तो कभी मेजरमेंट हो नहीं सकता है। तो इसको क्या बोला गया, ये अनसर्टेन डिजिट है और ये हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लिया, समझ में आ गया ये, चल जैसे मान लो कि एक हमने एक्सपेरिमेंट कुछ परफॉर्म किया और हमने कुछ कैलकुलेशंस किए और हमारे पास रिजल्ट जो आया, मान लिया कि 10.3 ml हमने वॉल्यूम मेजरमेंट किया, 10.3 ml। तो इसका मतलब ये क्या बताता है, 10 जो है ये सर्टेन है, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक, और 3 जो है ये अनसर्टेन है, एंड दिस अनसर्टेन वुड बी +-1। ये आपका +-1 का अनसर्टेनिटी इसमें हो सकती है। जैसे अगर कोई और कैलकुलेट करे तो हो सकता है 10.4 कर ले, हो सकता है कोई 10.2 कर ले। ये अनसर्टेन डिजिट है, इसमें अनसर्टेनिटी कितनी की होती है, +-1 की।
इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। अब ये मान के चला जाता है कि आपको पता होगा कि ये लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी है और वो अनसर्टेनिटी कितनी की होगी, +-1 की होगी। ठीक है, अब समझ गए? चलो इसको नोट कर लो। तो फिर हम लोग निकालना बताते हैं कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करते हैं। नोट कर लिया? चलो कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उसी के थ्रू हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करेंगे और 1 बाय 1 हम लोग उसको देखते हैं। चलिए लिखिएगा, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या रूल है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के? ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 इसमें आप लिखिए और चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो digits are significant। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे 28.5, 331.2, 4.79, 122। तो अब देखो इन सब में, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो तो है नहीं इसमें, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? ये हो गए 3। ठीक, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई? सब नॉन जीरो है इसलिए 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। ये तो हो गया हमारा पहला रूल कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा रूल लिखो। दूसरा रूल क्या कहता है? जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जीरो प्रीसीडिंग जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स are not significant, are not significant। जीरो प्रेजेंट टू द फर्स्ट नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो के पहले अगर जीरो लगा हुआ है तो वो आपका क्या होता है? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। एंड सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, एंड सच जीरो represents the position of decimal point। पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये अगर आपने किसी नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट के, अरे सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले अगर जीरो लगा दिया, नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो लगा दिया, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और वो जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो केवल आपके डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। नॉन सच जीरो रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये केवल डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट
करता है। जैसे आपने लिखा 0.03 या आपने लिखा 0.0052। अब देखो, अब ऐसा तो कभी करते नहीं हो कि 25 के पहले 0 लगा दिया, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं है। तो आप 0 यहाँ पे लगाने का मतलब तो है नहीं, तो आप क्या करते हो, जब 0 तभी आप लगाते हो जब उसके पहले क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है। अब देखो, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अब किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लग गया है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसका 1, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे इसको क्या है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर लेते हैं। जैसे इसको लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखोगे क्या 3 × 10⁻⁻², और इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 5.2 × 10⁻³ 5.2 × 10⁻³ अब देखो यहाँ पे इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसलिए इसको हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या बोल दिया कि जो भी नॉन जीरो के पहले अगर 0 कोई आ रहा है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये 2 हो गया। तीसरा लिखते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में कोई 0 है आर सिग्निफिकेंट, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो 0 क्या होगा, वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। वो आपका 0 जो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में लें 2.007। अब देखो यहां पे ये क्या है नॉन जीरो, ये क्या है नॉन जीरो, उसके बीच में 0 आया तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा इसका 4। ऐसे ही समझ लो, जैसे हमने लिख लिया 2007। अब इसको इसमें देखो, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में 0 आ रहा है, इसलिए यहां पे 0 जो होगा ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसलिए यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 5। ये समझ गए? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे अगला रूल बताते हैं आपको। नोट कर लिया? ओके, चलो बच्चों अगला जो हमारा रूल है वो देखते हैं। ये क्या कहता है कि जीरोज एट द एंड और राइट साइड ऑफ at the end or right of a number, zeros at the end or right of a number are significant provided, क्या प्रोवाइड करना है, provided they are on the right side of decimal point, provided they are on the right side of decimal point। ये देखो बड़ा मजेदार है, डेसिमल पॉइंट। देखो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर 0 लास्ट में है, या राइट ऑफ अ नंबर
या किसी नंबर के राइट में है, दाहिने में है, आर सिग्निफिकेंट, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट बोलेंगे। लेकिन क्या कंडीशन है? दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये कंडीशन है कि वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो अगर हमने नंबर लिया 0.300, हमने ये नंबर लिया, तो अब देखो यहाँ पे एक तो जीरो राइट साइड में है, जीरो नंबर के राइट साइड में है। अब देखो डेसिमल कहाँ लगा है? डेसिमल पहले लगा है ना, डेसिमल के बाद जीरो है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर यहां से कितना हो जाएगा? 3। ठीक। अगर मैं यहां पे एक नंबर लिखूं 100 या 200 ले लेते हैं, अब बताओ यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो अब देखो यहां राइट में तो जीरो है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो कंडीशन थी क्या उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? क्या डेसिमल के बाद जीरो है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? यहाँ पे केवल 1 होगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 2, 2 इंटू 10 टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? इसमें तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर होता नहीं है, तो इसमें कितने हो गए? 1 ऐसे। लेकिन अगर यहीं पे आपको ये लिखा हो 300 पॉइंट, तो अब हम अगर यहां डेसिमल लगा देते हैं, अब हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2, 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2। अब यहां पे ये सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगा। अगर हमने इसको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अगर ऐसे दिया है तब तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर डेसिमल लगा दिया है, तब यहां पे लिख सकते हैं 3.00 इंटू 10 टू द पावर 2। तो अब यहां पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे? 3। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो लास्ट अब लिखते हैं इसका रूल क्या है। लास्ट रूल देखिए क्या कहता है। लास्ट रूल कहता है कि काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जो आपकी काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, एंड दे आर एग्जैक्ट नंबर, एज दे आर एग्जैक्ट नंबर। ये क्या होते हैं? एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, इसमें कोई डेसिमल नहीं होता है। दे आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग, एंड कैन बी represented by writing, इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल, after placing a decimal। देखो क्या है कि जो भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको तो आप हमेशा होल नंबर में काउंट करते हो ना। कभी ऐसा करते हो क्या 1.5 आम हमने खाया, ऐसा तो नहीं कहते हो। एक आम खाओगे, 2 आम खाओगे, 4 आम खाओगे। तो देखो अगर जैसे आपने 2 मैंगो खाया, आपने क्या किया? 2 मैंगो आपने खाया। अब इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? इसके सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे इनफाइनाइट। क्यों भैया? क्योंकि हम इस 2 मैंगो को 2.0000 लगाते चले जाइए। समझ आ रहा है?
तो ये इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये हमारा रूल्स था फाइंड करने का सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आपको फाइंड करने का तरीका ये हमने बता दिया आपको। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टर्म्स को हमें ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, एक एग्जांपल से हम इसको आपको बताते हैं। जैसे मान लिया आपके पास दिया हुआ है एक 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है इसको सम करिए। देखो क्या करना होता है कि आपको जब सम करते हो, सम करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 31.122। ठीक है, इसको ऐड किया तो आपको इतना आएगा। अब देखो क्या करना होता है, रिजल्ट में जो लिखेंगे कैन नॉट हैव मोर डिजिट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, उससे ज़्यादा डिजिट नहीं होना चाहिए जो सबसे कम है। मतलब ओरिजिनल नंबर में सबसे कम जो है, देखा जाए यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हमारा जो आंसर आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय आंसर जो आएगा वो हम लोग कितने डिजिट तक लिखेंगे, 1 डिजिट तक। अब ये हो जाएगा 31.1। अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे क्या आता, वो हम राउंड ऑफ करना बताएंगे आपको, वो भी अभी बताते हैं। तो ये आपका आंसर होगा 31.1। इस तरीके से समझ में आया? ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होगा, जो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास आंसर में आने चाहिए। ओके, चलिए अब इस तरह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 2.5 में मल्टीप्लाई किया 1.25 से, ठीक, तो आंसर देखो क्या आएगा, 3.125 आएगा, 3.125 आएगा। अब देखो क्या है कि हमें आंसर कैसे रिपोर्ट करना है। इसमें देखा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं भाई, 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखा कितने हैं, 3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो जितने नंबर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लीजिए, 3.1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये लिखना गलत है, ये हमारा सही है, यहाँ पे ये गलत है, ये सही है। इस तरीके से हम लोग डिवाइड में भी करेंगे, जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे किस में आना चाहिए, रिजल्ट में भी आना चाहिए। समझ गए? नोट कीजिए, फिर हम लोग राउंड ऑफ करना सिखाते हैं आपको। देखो बच्चों, अब राउंड ऑफ हम लोग कैसे करते हैं, इसके 3 रूल्स हैं, तीनों रूल को हम बता देते हैं। देखिए, पहला रूल हमारा क्या कहता है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव, जिस डिजिट को हमें रिमूव करना है इज मोर देन 5, अगर वो 5 से ज़्यादा है, देन प्रीसीडिंग टर्म इज इंक्रीज्ड बाई 1, तो हम पहले टर्म को 1 बढ़ा देंगे। जैसे मान लिया 3.487 और हम चाहते हैं इसको राउंड ऑफ करना डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लोग राउंड ऑफ करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो कितने हैं भाई, 4। अब देखो, अगर हम इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो देखो थर्ड डिजिट को हमें रिमूव करना है। तो ये देखो 5 से ज़्यादा है ना, जब ये 5 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3.49। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर जिस डिजिट को हमें रिमूव करना है अगर वो 5 से ज़्यादा हुआ तो उसके पहले वाले नंबर में 1 जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो अगला, देखो क्या कहता है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 हुआ, जैसे अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया होता है 3.484 और आपको वहीं डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो अब यहाँ पे देखते ये क्या है, ये 5 से कम आ गया, तो इसका मतलब इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो आपको एज इट इज वही नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3.48। तब इस नंबर को चेंज नहीं करेंगे। अगर इसके बाद वाला जिसको रिमूव करना है वो 5 से ज़्यादा हुआ तब तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, लेकिन अगर वो 5 से कम हुआ तो क्या कर देंगे, वो उसको नंबर को एज इट इज वहीं लिख देंगे। ये हमारा राउंड ऑफ करने का तरीका हो गया जब ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5 नंबर हुआ तो। अब देखो अगला जो इम्पोर्टेंट है
कि अगर मान लिया कि किसी डिजिट में आपका 5 ही आ गया, जिसको रिमूव करना है वो 5 आ गया, तो हम लोग कैसे करेंगे? अब ऐसे देखो, मान लिया ये लिख लिया 3.485 और एक ले लिया हमने 3.475। अब देखो, हम यही डेसिमल के 2 डिजिट तक चेंज करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी ये वही नंबर आ गया 5, वही नंबर 5 आ गया। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? तो देखो, अब ये डिसाइड करेगा कि इसको राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा। वो डिसाइड करेगा ये 5 आ गया, अब उसके पहले वाला डिसाइड करेगा कि अब ये राउंड ऑफ होने के बाद क्या आएगा। अब देखो, अगर ये इवन हुआ, if the rightmost digit to be removed is 5, then preceding number is not changed if it is even। तो अगर ये इवन है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये 3.48 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 5 रहा, उसके पहले वाला ऑड आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे और ये भी क्या बन जाएगा 3.48। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था राउंड ऑफ करने का तरीका। कैसे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, जो भी आपके नंबर्स दिए होंगे। समझ गए आप? तो ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। और अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको नहीं बताया हूँ इस सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसको नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये आप सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में भी पढ़ते हो, वहाँ भी पढ़ोगे। तो अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अगर दिक्कत होती भी है तो आप हमें कमेंट से, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। ओके बच्चों, चलो फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो आगे कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।